हम भारत के 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात कर रहे हैं। पता है, इन 44 स्थलों की बदौलत भारत आज वैश्विक मंच पर 6ठे स्थान पर है। 6ठे स्थान पर होना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब ये एटलस महज पुरानी इमारतों या घने जंगलों की कोई कैटलॉग नहीं है। हाँ, वो तो है। अगर हम इसके पन्नों को गहराई से देखें तो ये पिछले 5000 सालों में इंसान की रचनात्मकता और हमारी धरती के प्राकृतिक विकास का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमने कैसे कुदरत के साथ तालमेल बिठाया। लेकिन मैंने जब इस एटलस का डेटा देखा तो एक चीज ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। अच्छा, वो क्या? कुल 44 में से ज्यादातर तो सांस्कृतिक स्थल हैं, जैसे आपके किले हो गए, मंदिर, महल। इनकी संख्या 36 है, जो कि कुल लिस्ट का 80% से भी ज्यादा हिस्सा है। हाँ, और दूसरी तरफ प्राकृतिक स्थल सिर्फ 7 हैं। और एक जगह तो ऐसी है जिसे मिश्रित या मिक्स्ड स्थल कहा गया है। कंचनजंगा है ना? जी। तो यह आंकड़ा देखकर दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब क्या हम कुदरत को सहेजने से ज्यादा अपनी बनाई इमारतों को दुनिया के सामने पेश करने में माहिर हैं? इस अंतर को समझने के लिए ना हमें उस वीआईपी क्लब की चयन प्रक्रिया को समझना होगा जिसका आपने अभी जिक्र किया था। अच्छा, तो ये इतना आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोई भी स्थल अपनी मर्जी से विश्व धरोहर नहीं बन जाता। ये एक बेहद जटिल और कड़ी परीक्षा है। मतलब कोई आसान काम नहीं है? एकदम। इसके केंद्र में एक अवधारणा है जिसे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू या उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस जगह का महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होना चाहिए। अरे वाह! हाँ, अगर वो स्थल कल को नष्ट हो जाए तो पूरी दुनिया का एक अपूरणीय नुकसान होना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आपने कहा कि ये कड़ी परीक्षा है। जी। अगर मैं इसे उसी एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब वाले नजरिए से देखूं तो ऐसा लगता है कि बाहर एक बहुत लंबी लाइन लगी है। लंबी लाइन तो है। हमारे सोर्स के मुताबिक भारत की संभावित सूची यानी जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें अभी भी 62 स्थल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, 62 स्थल कतार में है। तो अंदर जाने का रास्ता क्या है? मतलब सिलेक्शन होता कैसे? देखिए, अंदर जाने के 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले राज्य सरकारें अपने स्थलों को उस संभावित सूची में डालती हैं। ठीक है, वो जो 62 वाली लिस्ट है। हाँ, फिर शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, नॉमिनेशन डोजियर तैयार करना। ये डोजियर क्या होता है? ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इतिहास, भूगोल, वास्तुकला और संरक्षण के हर छोटे बड़े पहलू का वैज्ञानिक प्रमाण देना होता है। बाप रे, इसमें तो बहुत समय लगता होगा। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस कठोर दस्तावेजीकरण को तैयार करने में कई बार सालों या दशकों लग जाते हैं। मतलब ये कोई ऐसा फॉर्म नहीं है जिसे रात भर में भरकर जमा कर दिया जाए? एकदम नहीं, पसीने छूट जाते हैं इसे बनाने में। लेकिन इस डोजियर को चेक कौन करता है? मुझे सोर्स में 2 संस्थाओं के नाम दिखे, आइकोमॉस और IUCN। हाँ, ये असल में क्या है? क्या ये उस क्लब के बाउंसर हैं? आप इन्हें दुनिया के सबसे पढ़े लिखे बाउंसर कह सकते हैं। आइकोमॉस दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स और इतिहासकारों का एक ग्लोबल नेटवर्क है। अच्छा, तो ये कल्चरल चीजें देखते होंगे? बिल्कुल, ये सांस्कृतिक स्थलों का मूल्यांकन करते हैं। ये सिर्फ सुंदरता नहीं देखते बल्कि 6 अलग-अलग सांस्कृतिक पैमानों पर उस जगह को परखते हैं। और IUCN क्या करता है? वो वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का समूह है। ये प्राकृतिक स्थलों को 4 पैमानों पर परखते हैं, जैसे जैव विविधता। अच्छा, तो जब ये दोनों पास कर देते तब क्या होता है? जब ये दोनों अपनी सख्त रिपोर्ट सौंपते हैं तब जाकर 21 सदस्यों वाली विश्व धरोहर समिति अंतिम फैसला लेती है। मूल्यांकन के इन कड़े बाउंसरों को पार करने के बाद ना मुझे उन जगहों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है जिन्होंने सबसे पहले इस क्लब में अपनी जगह पक्की की। वो 1983 का साल था। हाँ, सोर्स के मुताबिक 1983 वो साल था जब भारत का इस वैश्विक मंच पर खाता खुला। एक ही साल में 4 जगहों को ये दर्जा मिला था। आगरा का किला, ताजमहल और महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं। बिल्कुल। देखिए, ताजमहल तो समझ आता है, लेकिन अजंता और एलोरा के बारे में ऐसा क्या था जिसने यूनेस्को को पहली बार में प्रभावित कर दिया? अजंता और एलोरा मानव क्षमता और धैर्य की चरम सीमा को दर्शाते हैं। अजंता की गुफाएं 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। बहुत पुरानी। हाँ, जहाँ भित्ति चित्रों के जरिए बौद्ध धर्म की कहानियां उकेरी गई हैं। लेकिन एलोरा अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ऐसा क्या खास है एलोरा में? वहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का संगम दिखता है। और एलोरा के मोनोलिथिक कैलाश मंदिर को देखिए। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ? बिल्कुल। इसे नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया था, इसे पहाड़ की चोटी से काटना शुरू किया गया और एक ही विशाल चट्टान को तराश कर पूरा का पूरा मंदिर निकाल लिया गया। अरे बाप रे, पहाड़ को ऊपर से नीचे काटना? हाँ, और एक भी पत्थर जोड़ने की गलती की गुंजाइश नहीं थी। ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू का एक सटीक उदाहरण है।
ये तो सोचने में ही नामुमकिन सा लगता है। सच में ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। एटलस में एक तरफ तो 30,000 साल पुरानी भीमबेटका की गुफाएं हैं। हाँ, जिन्हें 2003 में शामिल किया गया था। जी, यहाँ के प्रागैतिहासिक आश्रयों में आदि मानव ने भित्ति चित्र बनाए थे। हाँ, और दूसरी तरफ हमारी पर्वतीय रेलवे है। टॉय ट्रेन वाली। हाँ, दार्जिलिंग, कालका शिमला और नीलगिरी की रेलवे, जो 3 अलग अलग राज्यों में पहाड़ों पर दौड़ती हैं। और तो और चंडीगढ़ में ली कोर्बुजिए का 20वीं सदी का आधुनिक वास्तुशिल्प भी इसी लिस्ट में है। बिल्कुल है। तो मेरा सवाल यह है कि एक 30,000 साल पुरानी आदिमानव की गुफा और पहाड़ों का सीना चीर के बनाई गई एक आधुनिक रेलवे ट्रैक, ये दोनों एक ही यूनेस्को सूची में कैसे फिट बैठते हैं? देखिए, सांस्कृतिक विरासत का मतलब सिर्फ कोई चीज कितनी पुरानी है इससे तय नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये इस बात का जश्न है कि इंसान का दिमाग समय के साथ कैसे विकसित हुआ है। भीमबेटका हमें दिखाता है कि जब इंसान जंगलों में था तब उसने अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति कैसे शुरू की। मतलब वो हमारे संचार का शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल। वहीं अगर आप पर्वतीय रेलवे को देखें तो वो इस बात की कहानी है कि जब इंसान के सामने दुर्गम पहाड़ों की चुनौती आई तो उसने हार नहीं मानी। सही बात है। उसने ढलानों और खाइयों के बीच से बेहतरीन इंजीनियरिंग का रास्ता निकाल लिया। ली कोर्बुजिए का चंडीगढ़ आधुनिक शहरी नियोजन का एक विजन है। तो मतलब यूनेस्को इस पूरी यात्रा को मान्यता दे रहा है, गुफाओं में रहने वाले इंसान से लेकर पहाड़ों पर ट्रेन दौड़ाने वाले इंसान तक। एकदम सटीक समझे आप। इंजीनियरिंग के इस शानदार सफर की बात करें ना, तो 2021 में शामिल हुआ तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था, जिसे हम रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा कि 13वीं सदी में इन्होंने भूकंप से बचने के लिए तैरती हुई ईंटों और सैंडबॉक्स नींव का इस्तेमाल किया था। ये सच में कमाल की तकनीक है। मतलब 13वीं सदी के लोग भूकंप के शॉक एब्सॉर्बर बना रहे थे। ये तकनीक असल में काम कैसे करती थी? काकतीय साम्राज्य के वास्तुकार बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि वो इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। सैंडबॉक्स तकनीक में उन्होंने मंदिर की नींव के लिए गहरे गड्ढे खोदे और उन्हें मिट्टी के बजाय रेत, चूना, गुड़ और कुछ खास जड़ी बूटियों के मिश्रण से भर दिया। रेत का इस्तेमाल क्यों? क्योंकि रेत की खासियत ये है कि ये झटकों को सोख लेती है। जब भूकंप आता था तो ये सैंडबॉक्स कुशन की तरह काम करता था। अरे वाह, तो इमारत हिलती होगी लेकिन टूटती नहीं होगी। बिल्कुल। और रही बात तैरती हुई ईंटों की, तो उन्होंने मंदिर के ऊपरी हिस्से को हल्का रखने के लिए स्पंजी मिट्टी से ऐसी ईंटें बनाई जिनका घनत्व पानी से भी कम था। इससे नींव पर भारी वजन नहीं पड़ता होगा। एकदम सही। ये तो मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी मात देने वाली बात हो गई। और ऐसा ही कुछ मुझे 2023 में शामिल हुए होयसल के पवित्र मंदिर समूह के बारे में भी लगा। हाँ, जो कर्नाटक में है। जी, बेलूर, हलेबीडु, सोमनाथपुर के ये 12वीं 13वीं शताब्दी के मंदिर ऊपर से देखने पर स्टार यानी तारे के आकार के लगते हैं। वो उनकी खास वास्तुकला है। और इनकी मूर्तियां इतनी अति यथार्थवादी हैं, जैसे उन पत्थरों में जान डाल दी गई हो। उनके आभूषणों की एक एक बारीक पड़ी नजर आती है। ये उन्होंने कैसे किया? होयसल के मंदिरों का रहस्य उस पत्थर में छिपा है जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। कौन सा पत्थर? इसे क्लोरेटिक शिस्ट या सोपस्टोन कहते हैं। इस पत्थर की खूबी ये है कि जब इसे खदान से बाहर निकाला जाता है तो ये बहुत नर्म होता है। अच्छा, तो तराशना आसान होता होगा। बिल्कुल। वास्तुकारों को इस नरम पत्थर पर लकड़ी जैसी बारीक नक्काशी करने का मौका मिल जाता था। लेकिन अगर वो नरम है तो वो इतने सालों तक टिका कैसे रहा? यही तो जादू है। एक बार जब नक्काशी पूरी हो जाती और पत्थर हवा के संपर्क में रहता तो वो समय के साथ बेहद कठोर हो जाता था। क्या बात है। होयसल के मूर्तिकारों ने पत्थर की इसी रासायनिक प्रकृति का फायदा उठाया। यार, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ें और 2024 और 25 के नवीनतम स्थलों को देखें तो मुझे लगता है जैसे यूनेस्को की विरासत की परिभाषा भी बदल रही है। हाँ, अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बदलाव साफ नजर आता है। वो सिर्फ भव्य महलों तक सीमित नहीं रही। 2024 का ऐतिहासिक समावेश देखिए। असम के अहोम वंश के मोइदम, यह पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है। जी, पूर्वोत्तर को अपना पहला साइट मिलने में इतने साल लग गए। ये मोइदम असल में है क्या? मोइदम का यूनेस्को सूची में आना भारत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। ये 600 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। 13वीं से 19वीं शताब्दी तक ताई अहोम राजाओं का ये पवित्र शाही कब्रिस्तान था। अच्छा, तो ये सिर्फ कब्रें हैं? नहीं, ये सिर्फ कब्रें नहीं हैं, बल्कि ये ईंट और पत्थर से बने खोखले टीले हैं। चांगरुंग खुकन नाम का उनका जो साहित्य है उसके अनुसार मूल रूप से इनका निर्माण लकड़ी से किया जाता था। इन टीलों को आहोम समुदाय आत्मा के लिए घर मानता है। आत्मा के लिए घर
बहुत गहरी बात है। यूनेस्को का मोइदम को चुनना ये साबित करता है कि विरासत अब सिर्फ वही नहीं है जो दिखने में विशाल हो, बल्कि स्वदेशी आस्थाओं का भी वैश्विक महत्व है। और 2025 के नवीनतम समावेश पर नजर डालें तो आस्था के साथ साथ अब सैन्य रणनीतियों को भी सम्मान मिल रहा है। आप मराठा सैन्य परिदृश्य की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की रक्षा प्रणाली का नेटवर्क। हाँ, इसमें 12 ऐतिहासिक किलों का नेटवर्क शामिल है, जैसे महाराष्ट्र में रायगढ़ जो राजधानी था, राजगढ़, शिवनेरी और तमिलनाडु में जिंजी किला। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ इमारतों का समूह नहीं है, बल्कि ये इस बात का मास्टर क्लास है कि आप अपने भूगोल को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। मराठा सैन्य परिदृश्य 17वीं सदी की गुरिल्ला युद्ध रणनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब ये मुगल किलों से अलग थे। बहुत अलग। अगर आप इसकी तुलना मुगल विरासत से करें, जैसे ताजमहल या फतेहपुर सीकरी, तो मुगल वास्तुकला भव्यता और सुंदरता का प्रतीक है। हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मराठा किलों को सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाया गया था, वे प्रतिरोध के प्रतीक है। रायगढ़ किले को ही लीजिए, उसमें क्या खास है? इसे पश्चिमी घाट की एक ऐसी खड़ी पहाड़ी पर बनाया गया था कि दुश्मन की तोपें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थीं। उन्होंने घने जंगलों को ही अपनी रक्षा प्रणाली बना लिया था। और शायद विरासत की इसी बदलती और व्यापक परिभाषा का नतीजा है कि 2023 में शांति निकेतन को भी इस लिस्ट में जगह मिली। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती। जी, शांति निकेतन कोई किला या महल नहीं है, वो तो पैन एशियाई आधुनिकता का प्रतीक है। हाँ, यूनेस्को अब ईंट पत्थरों से आगे बढ़कर विचारों को भी मान्यता दे रहा है। अब तक हमने मानव निर्मित रणनीतियों और आस्थाओं पर बहुत बात कर ली, लेकिन शुरुआत में हमने देखा था कि 44 स्थलों में से 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। बिल्कुल। मैं सोचता हूं कि क्या प्रकृति और संस्कृति एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं? प्राकृतिक क्लस्टर की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है? भारत में 7 प्राकृतिक स्थल हैं जो हिमालयी ग्लेशियरों से लेकर तटीय मैंग्रोव तक फैले हैं। जैसे सुंदरबन। हाँ, 1987 में शामिल सुंदरबन जो विश्व का सबसे बड़ा मुहाना मैंग्रोव वन है, या काजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे का घर है, और 2012 में शामिल पश्चिमी घाट जो 4 राज्यों में फैला मेगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा रोमांचित कर रही है वो है हमारी लिस्ट का वो एकमात्र मिश्रित स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो सिक्किम में है। हाँ, आखिर कंचनजंगा में ऐसा क्या है जो बाकी 43 स्थलों में नहीं है? देखिए, मिश्रित श्रेणी वहां लागू होती है जहां प्रकृति और मानव संस्कृति दोनों का समान महत्व हो। प्राकृतिक रूप से ये 8,586 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह हिम तेंदुआ और लाल पांडा का घर है। तो फिर इसका सांस्कृतिक पक्ष क्या है? वहां इतनी ऊंचाई पर कोई मंदिर है क्या? सांस्कृतिक रूप से ये सिक्किम के लेपचा और भूटिया समुदायों के लिए बेउल डेमोजोंग है। बेउल डेमोजोंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छिपी हुई पवित्र भूमि। कंचनजंगा इस बात का प्रतीक है कि कैसे असाधारण ऊंचाई वाली जैव विविधता को एक स्वदेशी समुदाय की गहरी आस्था द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये सच में अद्भुत है, जहां आस्था प्रकृति की ढाल बन जाती है। बिल्कुल। अब अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समेटें और भविष्य की ओर देखें तो स्पष्ट होता है कि ये 44 स्थल केवल एक शुरुआत है। हाँ, भारत के पास सर्वाधिक स्थल अब महाराष्ट्र में है, जिनमें वो मराठा किले भी शामिल हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, वीआईपी क्लब के बाहर भी लंबी लाइन है। 62 स्थल संभावित सूची में इंतजार कर रहे हैं। जी। एटलस के आखिरी पन्नों में मैंने देखा छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कतार में है। दक्कन ट्रैप्स और सेंट मैरी द्वीप के भूवैज्ञानिक चमत्कार हैं। और अशोक की शिलालेख भी है। बिल्कुल। तो धरोहर संरक्षण एक निरंतर यात्रा है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? जो श्रोता इस जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सार ये है कि ये 44 स्थलों का एटलस हमारे इतिहास और भूगोल का सबसे प्रमाणित हाईलाइट रील है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। वो क्या? शुरुआत में हमने उस कठोर चयन प्रक्रिया की बात की थी। हमने देखा कि अहोम, मोइदम या मराठा किलों को यूनेस्को सूची में आने में सदियां लग गई। हाँ, वो डोजियर वाला काम। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश के ऐसे कितने और अज्ञात प्राचीन स्थल या दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र होंगे जो वास्तव में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य रखते हैं। बहुत सारे होंगे, लेकिन वे सिर्फ इसलिए खतरे में है क्योंकि अभी तक किसी ने उनका विस्तृत मूल्यांकन डोजियर तैयार नहीं किया है। बाप रे। क्या प्रमाणीकरण की ये लंबी प्रक्रिया विरासत को बचाने में एक बाधा भी बन सकती है? जी, सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रक्रिया को हमने खजाना बचाने के लिए बनाया, कहीं वही खजाने तक पहुंचने का रास्ता तो नहीं रोक रही? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जिसे मैं आज अपने साथ लेकर जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इस पर जरूर गौर करेंगे। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।